एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र का कौन कौन सा बेसिक्स जो है की टर्म्स है जिसको आप जाने बगैर एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर कमांड नहीं कर सकते। अगर इनडायरेक्टली कहूं तो क्या प्रॉब्लम है एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप स्टार्ट करते हो डायरेक्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम से कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे आपका हो गया किडनी, उसके बाद आप पढ़ते हो यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद आप चले जाते हो यूरेथ्रा पे, तो ये कंपोनेंट एनाटॉमी तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जरा एक्सक्रीशन का परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन, क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस में क्या अंतर है? क्या आपको पता है कि यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक दोनों में क्या डिफरेंस है इस तरह के ऑर्गेनिज्म में? तो आपको लगेगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। अगर आपको भी इसमें कंफ्यूजन है तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत मजेदार होगा आपका सफर एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो चलिए, व्हाइट बोर्ड पे पहले से कुछ लिख रखा है, तो पहले में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं किसका? एक्सक्रीशन का। दूसरे नंबर पे बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, और साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा होम्योस्टेसिस का कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे। तीसरे पे आपका अमोनोटेलिज्म क्या होता है, चौथे पे है यूरियोटेलिज्म, पांचवें नंबर पे है यूरिकोटेलिज्म, छठे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आठवें नंबर पे आ जाएगा आपका नेफ्रॉन, नौवें पे है डायूरेसिस, और 10वें नंबर पे है आपका क्या? रीनल टर्म जो है किसके लिए यूज करते हैं आप जानते भी होंगे। लेकिन क्या आपको इस दो में कॉन्सेप्ट में एग्जैक्ट डिफरेंस पता है कि ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन किसको कहेंगे, फिल्ट्रेट क्या होता है? इन सब के ऊपर जो है ये डिस्कशन होने वाला है। तो एक एक करके आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्रीशन। तो चूंकि नाम ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो एक्सक्रीशन को जाने बगैर तो आपका काम नहीं हो सकता। तो एक्सक्रीशन में क्या हो सकता है? तो एलिमिनेशन ऑफ क्या, अगर देखेंगे तो वेस्ट, जो बॉडी के वेस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो देख लीजिए, तो यहां पे एक लाइन अगर लिखें तो क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ waste from the tissue, तो यहां लिख देता हूं टिश्यूज ऑफ द बॉडी। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में बॉडी के टिश्यू से हम लोग क्या एलिमिनेट करते हैं? वेस्ट को। वेस्ट क्या होता है? कोई कचरा वाला सामान जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो एक्सेस अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट है, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं अगर आप नहीं निकालोगे इसको तो ये टॉक्सिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। तो ये वेस्ट कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो आपने सुन रखा होगा कि बॉडी से जो है अमोनिया बाहर जाता है, बॉडी से यूरिया बाहर जाता है, बॉडी से जो है यूरिक एसिड जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है। तो एक वर्ड आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसको याद रखेंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स, और इसमें कौन कौन होगा? तो किसका किसका रिमूवल करेंगे? तो एक में आप कर सकते हैं किसका? अमोनिया का रिमूवल होगा, दूसरा याद रखेंगे यूरिया, और तीसरा रहेगा यूरिक एसिड। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कौन सा? एक्सक्रीशन प्रोसेस। अब आपको एक टर्म यहां पे दिया गया है ऑस्मो रेगुलेशन, मैं इस पे आऊंगा। उससे पहले आप तीसरे नंबर पे देखिए अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। अब ये क्या है? तो ये तीनों जो है एक्सक्रीशन का ही टाइप है। अगर देखेंगे एक्सक्रीशन का टाइप है अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म में क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा किसका? अमोनिया का। तो एक लाइन में क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। बस क्लियर हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये बनाने। अगर बॉडी से अगर अमोनिया जो है उत्सर्जित होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? अमोनोटेलिज्म, और जो जीव इसको उत्सर्जित करेगा उसको कहेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से यूरियोटेलिज्म क्या होगा? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। तो यहां पे लिख देता हूं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, और तीसरा में यूरिकोटेलिज्म। तो ये क्या होगा? एक्सक्रीशन ऑफ, तो यहां पे लिख देता हूं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। इसको याद रखेंगे, यूरिक एसिड। ये तीनों नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड वाले क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसको याद रखें। अब हम लोग लौट के आते हैं किस पे? ऑस्मो रेगुलेशन। हमने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा होम्योस्टेसिस के बारे में। स्टेसिस बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, और ऑस्मो रेगुलेशन में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बॉडी क्या करता है? मेंटेन, तो यहां पे लिखता हूं मेंटेन एन इंटरनल
internal, maintain an internal stable environment inside the body। तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि इंटरनल स्टेबल इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गया, इसको रट्टा मार लोगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप करते हो क्या, थर्मो रेगुलेशन। दूसरा ले लो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। तीसरा ले लो बीपी रेगुलेशन, और चौथा ले लो ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है ऑस्मो रेगुलेशन किसके अंदर आएगा? होम्योस्टेसिस के अंदर आएगा। एक तरह का टाइप ही कह लो ऑस्मो रेगुलेशन को। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये रह गया ना कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। तो यहां होम्योस्टेसिस में क्या होता है, जैसे आप देखते हो बुखार लग जाता है, बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो बॉडी क्या करती है, उसको एडजस्ट करती है, फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर करता है। तो क्या हुआ यहां पे, क्या देख रहे हो, क्या इंटरनल स्टेबल एनवायरनमेंट बना रहा है किसका? बॉडी का। ये बहुत जरूरी है। उसी तरीके से ब्लड शुगर लेवल अगर आप होता है तो बॉडी क्या करता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर मेंटेन नहीं होता है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। बीपी के केस में भी, बीपी में जानते हो कि 120/80 mm ऑफ Hg होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। बॉडी इसको मेंटेन रखना चाहता है क्योंकि ये इंटरनल स्टेबल रिक्वायरमेंट है किसका? बॉडी, इन टर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन। उसी तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन, तो अब यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। दो टर्म है यहाँ पे, देखिए, ऑस्मो और रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब तो जानते हो, रेगुलेट करना। आपके घर में पंखा होगा, आपके वहां पे देखना रेगुलेटर होगा, बढ़ाओगे तो पंखा आप जो है तेज चलने रहेगा, कम करोगे तो डाउन हो जाएगा। तो क्या कर रहे हो? रेगुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी रेगुलेट, तो रेगुलेशन समझ में आ गया। ऑस्मो देखो, ऑस्मो जो है रिलेटेड है किससे? ऑस्मोलैरिटी से। तो ऑस्मोलैरिटी क्या मतलब है? ऑस्मोलैरिटी तो यहां पे मेंटेन है कि बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर, उसको बैलेंस करना। तो कौन कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर को जो बॉडी के अंदर है उसको क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करेंगे। तो ये कौन प्रोसीजर करेगा, कौन सा प्रोसेस करेगा? इस प्रोसेस के कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। आई होप एग्जैक्टली क्लियर हो गया आपको कि होम्योस्टेसिस और ऑस्मो रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है, कौन किसका गुरु है। तो गुरु यहाँ पे कौन है? होम्योस्टेसिस। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, उसी के अंदर आ गया। चलिए जल्दी से आगे मूव करते हैं। अब आपका आ गया यहाँ पे क्या? नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी क्या होगा? तो इसमें स्टडी करेंगे किसका? किडनी का, और किडनी के साथ जो डिसऑर्डर होगा उसको स्टडी करेंगे। तो एक लाइन लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ, क्या लिखेंगे इसमें? स्टडी ऑफ किडनीज प्लस डिसऑर्डर्स। इसको हम लोग क्या कह देंगे? यूरोलॉजी किसको कहेंगे? तो यूरोलॉजी में क्या करेंगे? स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो यहां पे लिख लीजिए स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम प्लस इसका भी डिसऑर्डर्स मतलब जो भी बीमारियां हैं इसके वो। अब यूरिनरी सिस्टम को मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं। यूरिनरी सिस्टम जब भी बात होगा तो क्या होगा? किडनी होगा, एक पेयर किडनी होगा, 2 यूरेटर होगा आपका, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा होगा। तो वो डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना है, आप वहां पे भी देख सकते हो। लेकिन बेसिक जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, यही क्रिएट करेगा। अब आपका नेक्स्ट जो है टर्म है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसको कहेंगे? तो फंक्शनल यूनिट कह देते हैं किसका? किडनी का। क्या करते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किसी स्टूडेंट से पूछो ना, ये रटा रटाया स्टेटमेंट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर आप पटना में पढ़ रहे हो उसको भी यही पता है, कोटा में पढ़ रहे हो उसको भी यही पता है। लेकिन आखिर ये नेफ्रॉन का काम क्या है? फंक्शनल यूनिट तो है, फंक्शन क्या काम है? तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है आपको कि ब्लड को फिल्टर करता है और प्रोड्यूस करता है यूरिन को। ये स्टेटमेंट अगर आप ऐड कर दोगे ना नेफ्रॉन का फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के साथ, तब एकदम फैंटास्टिक हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो 2 चीज इसमें ऐड कर लेना। क्या ये क्या करता है? नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है और इसका काम क्या है? फिल्टरिंग। तो यहां पे लिख देते हैं फिल्टरेशन ऑफ ब्लड प्लस यूरिन प्रोडक्शन। तो ये आपको समझ में। अब डायूरेसिस क्या होगा? तो अगर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, अगर ये इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? डायूरेसिस।
एंटी डायूरेसिस, इसलिए इसके अगेंस्ट में मेडिकेशन चलाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। रीनल टर्म किसके लिए होता है? तो रिलेटेड टू किडनी। जब भी आएगा आपका रीनल, आप याद रखना किडनी। तो ये जरूरी है, यहां तक 10 तक तो आपका हो गया। अब कहोगे सर यही टर्म्स है जो सिर्फ हमें जानने हैं। अब जो मैं आपको 3 टर्म्स बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं इसके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और मैं लास्ट में क्या है, कोशिश करूंगा कि सबका डेफिनेशन अटैच कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो आप कॉन्सेप्ट को बार बार जो है इस वीडियो को देख के रिवाइज कर सकते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब आप कहोगे सर जब भी आप पढ़ोगे ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें 2 वर्ड आएगा ही आएगा। एक आएगा आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन और ये आएगा ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन कह लो। एग्जैक्ट वर्ड आपको मैं दे देता हूं, रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नहीं समझने के कारण आपको इसका एनाटॉमी समझ में नहीं आएगा। जैसे नेफ्रॉन का एनाटॉमी बनाते हो ना आप, इस तरीके से देखो, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे छोटा सा इस तरह का नली होता है, फिर से यहाँ पे बना रहे हो आप, इसके बाद यहाँ पे इसको डाउन करते हो, मैं एकदम से रफ बना रहा हूँ, फिर से ऊपर ले जाते हो, यहाँ पे बनाते हो डीसीटी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा डीसीटी, यहाँ पे डीसीटी बना दिया, और इस तरीके से आप ये कलेक्टिंग डक्ट बना रहे हो। तो ये क्या देखा आपने, ये जो है आपका किस चीज का है? तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपका जो है बोमेंस कैप्सूल है, ये देखा। और यहां से देखोगे ब्लड कैपिलरीज मूव करता है, तो यहां पे देखा होगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको याद रखेंगे। चूंकि हमें डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, हमारा टॉपिक क्या है, बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैं यहाँ पे जो वर्ड आपको समझाने वाला हूं, सबसे पहले आपको फिल्ट्रेट समझना है। आई एम श्योर कि फिल्ट्रेट में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट को फिल्ट्रेट एग्जैक्टली समझ में नहीं आता। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर से, इसमें जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट कौन होगा? तो ये देखो, ब्लड से छन के जो भी आएगा ना फ्लूइड, यहाँ पे जो भी फ्लूइड यहाँ पे आएगा, मतलब उसको क्या कहेंगे हम? फिल्ट्रेट कहेंगे। तो इसको याद रखेंगे, फिल्ट्रेट। मतलब ब्लड में आप जानते हो कि ब्लड सेल्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स ऊपर ही छन के रह जाएगा, जो लिक्विड अंदर आएगा, जो बाद में किसका फॉर्म बनेगा, वो यूरिन बन जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। इतना बात समझ में आ गया। अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, आप चाय को उबाल रहे हो और चाय आपने बना लिया, उसको छानना है आपको, सीविंग करना है। तो आपने क्या किया? चाय को छाना, तो जो ही सॉलिड पार्टिकल ऊपर है उसको हम लोग फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे, जो लिक्विड पार्टिकल नीचे गया ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। तो यहां से छन के आ गया, ये क्या हो गया? फिल्ट्रेट। अब सारा गेम फिल्ट्रेट का ही। अब इस फिल्ट्रेट जो आपका है, इस नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट है, इसका 2 ही चीज हो सकता है। क्या होगा? एक हो सकता है इसका सिक्रीशन, एक हो सकता है सिक्रीशन, और दूसरा हो सकता है क्या? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन। अब समझो सिक्रीशन कहां होगा, रीएब्जॉर्प्शन कहां होगा। तो रीएब्जॉर्प्शन कहां होगा? तो आपको पता है कि नेफ्रॉन के चारों ओर क्या है, आप देखेंगे कैपिलरीज जो है, ये पूरा का पूरा जो है इसका नेटवर्क जो है फैला हुआ है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जब ये फिल्ट्रेट यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो, फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में से कुछ कंपोनेंट चला जाएगा किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में। तो इसको क्या कहेंगे? रीएब्जॉर्प्शन हुआ। फिल्ट्रेट से हिंदी में लिख देता हूं मैं, किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। फिल्ट्रेट से किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर ब्लड स्ट्रीम से फिल्ट्रेट में कुछ जा रहा है, तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसको आपको याद रखना है। तो आपको यहां पे फिल्ट्रेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, फिल्ट्रेट का कॉन्सेप्ट आपको जो है केवल नहीं समझना है, साथ ही साथ आपको जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को समझना है। आपको मैंने 10 टर्म्स यहां बताए और 3 यहां पे, आप इसको सिर्फ ऐड कर लो। एनसीईआरटी को उठा के पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप नीट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हो, फार्मेसी के लिए पढ़ रहे हो, या जनरल कॉम्पिटिशन में आपका जीएस पेपर है, और वो अगर बायोलॉजी और खासकर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तब आपको देख लो पढ़ के। अगर डिफरेंस नहीं हो आपके कॉन्सेप्ट में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। और उन सभी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं जिनको भी लगे ये कंटेंट बहुत ही इनोवेटिव है और कॉन्सेप्चुअल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। इस तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।